Hello everyone, welcome to the Manula classes in the session of daily news analysis. Today is 7th of April 2025. You are watching with Naresh Sharma and let's start with the first important current affair. This current affair is regarding the tribal handicraft. ये कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं एग्जाम के लिए जिनको हम कई बार इकोनॉमी से कनेक्ट करते हैं and sometimes we connect it with art and culture. Art and culture. So this topic covers both things and this is about Kanna Kannadi Paya. Kannadi Paya means कन्नाडी का मीनिंग होता है इस लैंग्वेज में जो है मिरर और पाया का मतलब होता है मैट। ये एक हैंडीक्राफ्ट के थ्रू बनाई हुई मैट्स होती हैं जो कि ट्राइबल हैंडीक्राफ्ट होती हैं और ये है केरल का पार्ट है। इसको अभी रिसेंटली दिया गया है जियोग्राफिकल इंडिकेशन दैट इज जीआई टैग, ये इसको दिया गया है। और जब ये जीआई टैग इस प्रोडक्ट को मिल गया है तो ये प्रोडक्ट नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो एट द इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म इसको बहुत सारा प्रमोशन, प्रोटेक्शन और मार्केट एक्सेस वगैरह बहुत कुछ मिलने वाला है। क्या है ये कन्नादी पाया? तो कन्नादी पाया एक केरला की जो है ट्रेडिशनल आर्ट है जिसमें कि बैम्बू की कुछ चीप्स टाइप की होती है। ठीक है, बैम्बू के फाइबर को यूज किया जाता है जिससे बास्केट्स बनाते हैं, मैट्स बनाते हैं और अदर और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स को इससे बनाया जाता है। इसमें यूज होता है रीड बैम्बू। रीड बैम्बू की जो अपर लेयर्स होती हैं उनको इसमें यूज किया जाता है। कौन इसको क्राफ्ट करता है? तो केरला की कुछ ट्राइब्स हैं जिनमें एक है कुराली, एक है मन्नन और एक है मुथुवन। ये मेजर ट्राइबल कम्युनिटीज हैं केरला की जो कि इस तरह की हैंडीक्राफ्ट में एक्सपर्ट हैं। ये जो मैट्स होती हैं इनका जो पॉलिश होता है वो बहुत ज्यादा एकदम जो सरफेस होता है ऐसे समझो कि पॉलिश किया गया हो, बहुत ज्यादा स्मूथ होता है और उस स्मूथनेस की वजह से और उस पॉलिश्ड सरफेस की वजह से उसका जो सरफेस होता है वो मिरर की तरह रिफ्लेक्ट करता है। इसीलिए इन प्रोडक्ट्स का नाम है कन्नाडी पाया। तो कन्नाडी का मतलब है यहाँ पर मिरर और पाया का मतलब है मैट। तो ये जो मिरर्स होती हैं, सॉरी ये जो मैट्स होती हैं मिरर की तरह चमकती हैं। जब इनकी वीविंग होती है तो एक मैट को बनाने में मीन्स एक छोटी सी जो मैट होती है नॉर्मल साइज की उसको बनाने में अराउंड 1 मंथ लग जाता है। तो सोचिए ये कितने मीन्स इसमें कितना सारा हैंडीक्राफ्ट का जो पर्सन होगा उसका कितना सारा हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन इसमें लगता होगा। This mat is woven with a specific layer of bamboo slivers. The fourth और fifth which are thinly, shiny, split from the red reed bamboo से अलग करके उनको बनाया जाता है। और भी बात इसके साथ में ये जुड़ी हुई है कि इसके लिए जो लोग हैं ट्राइबल कम्युनिटीज के वो जंगल में जाते हैं बैम्बू कलेक्ट करने के लिए और ये एक रिचुअल की तरह करते हैं वो इसको, है ना? दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द फुल मून। और वो कब होता है? फुल मून का मतलब है यहाँ पर पूर्णिमा। ठीक है, जिसको हम पूर्णिमा बोलते हैं। जिस दिन जो जो नाइट होती है उस रात को जो मून होता है वो अपने फुल फेज में होता है। और ये जो जर्नी उनकी स्टार्ट होती है फॉरेस्ट से लेकर के आते हैं और एक दिन और एक रात पूरा लगता है उस बैम्बू को लाने में वहां से। फिर उस बैम्बू की जो चिप्स होती हैं उनसे बनाई जाती है कन्नाडी पाया। नेक्स्ट टॉपिक है आपका खेलो इंडिया गेम्स। तो इंडिया के जो खेलो इंडिया गेम्स हैं ये काफी फेमस होते जा रहे हैं बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो स्पोर्ट्स है उस पर बहुत ज्यादा फोकस कर रही है। अगर हम इसको कंपेयर करें लास्ट 10 ईयर के अराउंड के पीरियड से अगर हम इसको जो कंपेयर करें तो पाएंगे कि बहुत ज्यादा फोकस इस बार जो है गेम्स पर स्पोर्ट्स पर किया गया है। बिकॉज हमारे जो नेबर में जो कंट्री है चाइना, वर्ल्ड में ऐसे समझो कि एथलीट्स
ओलंपियंस, स्पोर्ट्स पर्सन की ये प्रोडक्शन फैक्ट्री है। बहुत ज़्यादा जो है स्पोर्ट्स पर्सन्स, एथलीट्स, जिम्नास्टिक्स इस सेक्टर के बहुत सारा यूथ यहाँ से निकलता है। इंडिया भी इसमें अपने एफर्ट्स लगा रहा है कि हम भी आगे बढ़ें। तो इस बार जो है जो खेलो इंडिया गेम्स हैं उनको होस्ट कर रहा है बिहार। तो आपको पता होना चाहिए कि एवरी ईयर जो खेलो इंडिया गेम्स होते हैं उनकी होस्टिंग किसी एक स्टेट को दी जाती है और वो स्टेट की गवर्नमेंट उन गेम्स को होस्ट करती है। तो बिहार इनको इस बार जो है होस्ट कर रहा है खेलो इंडिया पैरा गेम्स इन मई 2025 में। अगर हम बात करें खेलो इंडिया गेम्स की तो इनको लॉन्च किया गया था 2018 में और इसका जो एम था वो था कि रिवाइव इंडिया स्पोर्ट्स कल्चर बाय प्रमोटिंग यूथ पार्टिसिपेशन एंड आइडेंटिफाई पोटेंशियल ओलंपियंस। हम सबको पता होना चाहिए कि एंशिएंट टाइम से ही इंडिया में बहुत सारा स्पोर्ट्स हुआ करता था और जो स्पोर्ट्स की फीलिंग्स होती थी, एंथुसियाज्म होता था, वो बहुत बड़े लेवल पर हुआ करता था, लेकिन धीरे-धीरे वो डाउन हुआ। तो उसी एंथुसियाज्म को, उस पोटेंशियल ऑफ द यूथ को हम प्रमोट करना चाहते हैं, हम मीन्स गवर्नमेंट। क्या-क्या इसके की कंपोनेंट हैं इन जो है खेलो इंडिया गेम्स के? तो इसका एक पर्पज़ है कि स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन एंड टैलेंट डेवलपमेंट पर फोकस करना। ये एनुअल इवेंट होते हैं, एवरी ईयर होते हैं, इनको जब ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, तो जैसे कि इंडिया यूथ गेम्स, यूनिवर्सिटी गेम्स, विंटर गेम्स, समर गेम्स, है ना? ये सब डिफरेंट डिफरेंट टाइटल्स से इनको ऑर्गेनाइज़ किया जाता है और अल्टीमेट पर्पज़ होता है यूथ को उसमें लेकर के आना। क्रिएशन एंड अपग्रेडेशन ऑफ स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर। जब हम ऑल इंडिया लेवल से स्पेशली हम रूरल लेवल से या रूरल बैकग्राउंड से लोगों को यूथ को लेकर के आते हैं तो उनके लिए नो डाउट क्रिएशन और अपग्रेडेशन करना होगा स्पोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर का और इस पे गवर्नमेंट बहुत सारा पैसा खर्च कर रही है। खेलो इंडिया सेंटर्स एंड स्पोर्ट्स एकेडमीज जगह-जगह पर बनाई जा रही हैं। स्पेशलाइज्ड कोचिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं डिफरेंट स्पोर्ट्स की डिसिप्लिन के लिए, चाहे वो कबड्डी हो, रेसलिंग हो, वेट लिफ्टिंग हो, जिम्नास्टिक्स हो, बहुत कुछ के लिए। फिट इंडिया मूवमेंट, तो खेलो इंडिया जो गेम्स का मूवमेंट है, उसके साथ में ही कनेक्ट हो जाता है फिट इंडिया मूवमेंट। बिकॉज़ जब भी आप किसी स्पोर्ट्स में अपने आप को अटैच करते हैं, इसको हॉबी बनाते हैं, तो आप इनहेरेंटली ऑटोमैटिकली फिट भी हो जाते हैं फिजिकली और मेंटली। प्रमोशन ऑफ इंक्लूसिवनेस थ्रू स्पोर्ट्स, तो स्पोर्ट्स के थ्रू हम बहुत सारी चीज़ों में जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था या जो बैकवर्डनेस थी उसको भी रिड्यूस करना चाहते हैं, चाहे वो जेंडर की इक्वालिटी हो, तो खेलो इंडिया गेम्स के थ्रू हम सारे जेंडर्स के स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं, उनको अट्रैक्ट कर रहे हैं, उनको प्रमोट कर रहे हैं, बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा रहे हैं, अच्छे खासे उनको प्राइज़ेज़, अवार्ड्स, ठीक है, वो सब प्रोवाइड करा रहे हैं। अब वो केवल जेंडर इनइक्वालिटी या इक्वालिटी की बात नहीं है, जो डिसेबल्ड पर्सन्स हैं, उनके लिए भी पैरा गेम्स वगैरह लेकर के आते हैं, तो वो भी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो अल्टीमेटली उसके साथ में एक चीज़ और है जो आपने ध्यान नहीं दिया, वो है इंडिजीनियस स्पोर्ट्स पर भी इसमें फोकस किया जाता है। मीन्स एक टाइम ऐसा आ चुका है इंडिया में, अभी की अगर हम देखें, तो जो फॉरेन कल्चर है, वेस्टर्नाइज़ेशन है इंडिया का, वो बहुत तेज़ी से हुआ। इंडिया के अपने जो इंडिजीनियस गेम्स हैं, वो कहीं हमको ऐसा लगता है कि किसी दूर धुएँ के गुबार में वो खो गए हैं। जबकि ये जो खेलो इंडिया गेम्स हैं, इन पर फ़ोकस किया जा रहा है कि इंडिजीनियस जो गेम्स हैं, उनमें लोग पार्टिसिपेट करें और हमारे जो गेम्स हैं, जो एंशिएंट टाइम से हज़ारों सालों से फ्रॉम थाउज़ेंड्स ऑफ इयर्स वो इसमें अगर इंडिया में होते थे, तो फिर से क्या हों, रिवाइव हों और लोग उनसे कनेक्ट हों। नेक्स्ट हमारे पास में है टॉपिक वो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट्स द न्यू पंबन रेलवे ब्रिज। तो पंबन में न्यू जो रेलवे ब्रिज है उसको ओपन किया गया। एक्चुअली ये जो ब्रिज है यहाँ पर पहले एक ओल्ड ब्रिज हुआ करता था इसके पास में और वो काफी पुराना हो गया था, तो उसको रिप्लेस करके ये नया ब्रिज बनाया गया है और पुराना वाला जो था वो ब्रिटेन के टाइम का था, ब्रिटिश जो पीपल थे, ब्रिटिश कॉलोनियलिस्ट थे, उन्होंने उसको बनवाया था। इस ब्रिज के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट्स को हम जानेंगे जो कि एग्जाम्स के लिए काफी रेलेवेंट है।
ये जो ब्रिज है वो कनेक्ट करता है रामेश्वरम आइलैंड को, जो कि कहाँ पर है, तमिलनाडु में, और कनेक्ट करता है मेनलैंड के रामनाथपुरम से। तो रामनाथ, ये जो रामेश्वरम है, ये एक अपने आप में आइलैंड है तमिलनाडु का। वो कनेक्ट कर देगा रामनाथपुरम से, जो कि मेनलैंड है तमिलनाडु का। इसकी खास बात है कि ये इंडिया का फर्स्ट वर्टिकल जो है लिफ्ट सी ब्रिज है। मीन्स जब भी अगर मैं कहूँ कि ये एक कोई ब्रिज है ना? अगर यहाँ से हमको ट्रेन निकालनी है, तो ये आपस में कनेक्ट हो जाएगा ऊपर से नीचे आकर के। और जब इसके नीचे से हमको शिप निकालना है, तो ये ब्रिज ऊपर उठ जाएगा वर्टिकली, और उसके नीचे से निकलने के लिए स्पेस क्रिएट हो जाएगा। इसीलिए कह रहे हैं ये वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज है, और वो भी कैसा है, इंडिया में पहली बार ऐसा हुआ है। तो ये इंडिया का फर्स्ट है। कहाँ पर है ये? ये है पाक स्टेट में, है ना? पाक स्टेट आप जानते होंगे, श्रीलंका और इंडिया के बीच का एक रीजन है। काफ़ी इसकी हाइट है, 72.5 मीटर वर्टिकल लिफ्ट की इसमें स्पेस है, और 17 मीटर तक इसको लिफ्ट किया जा सकता है। लेंथ जो है इसकी 2.07 किलोमीटर है, जो भी अपने आप में काफ़ी है। जब इसका इनॉग्रेशन किया है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने, तो कहा है कि भाई ये तो एक इंजीनियरिंग वंडर है ना? और कहा है उन्होंने, इट हाइलाइट्स पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑन द लाइव्स ऑफ पीपल, लाख्स ऑफ पीपल, एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू ईज बिजनेस एंड ट्रैवल। जब ये ब्रिज बन गया है और ऑपरेशन इसका स्टार्ट हो जाएगा, तो बहुत सारे लोगों को यहाँ से आना-जाना, मूव करना ईज़ी हो जाएगा। और ईज़ी केवल ह्यूमन बीइंग के लिए नहीं होगा, बिकॉज़ ह्यूमन बीइंग के साथ में यहाँ से जो ट्रेड होता है, वो भी बहुत तेज़ी से हो जाएगा। लोग जो ट्रैवल करना चाहते हैं, टूरिज़्म करना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। इस ब्रिज के इनॉग्रेशन के साथ-साथ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आल्सो फ्लैग्ड ऑफ सम न्यू प्रोजेक्ट्स। उनमें से एक था, एक न्यू ट्रेन सर्विस को स्टार्ट किया गया है रामेश्वरम से तंबारम के लिए, जो कि चेन्नई और रामेश्वरम के बीच में है। ये ब्रिज जब स्टार्ट हो जाएगा, तो पुराने बिल को जो जो हमारा जो ब्रिज था, जो कि डिफंक्ट हो गया था, पंबन रेलवे ब्रिज, वो उसको ये रिप्लेस कर देगा। उसके अलावा ये कनेक्टिविटी को एनहांस करेगा, ट्रेड और टूरिज्म दोनों को ही बेनिफिट करेगा। नेक्स्ट हम बात करें, तो सबसे बड़ी बात इसमें, पूरा का पूरा इसमें स्टेनलेस स्टील को यूज किया गया है। और जहाँ पर स्टेनलेस स्टील का यूज नहीं हुआ, वहाँ पर ऐसे हाई ग्रेड के पेंट को यूज किया गया है, क्योंकि यहाँ जो पाक स्टेट का वाटर है, वो बहुत ज्यादा कैसा है, वो कोरोसिव है। मीन्स वो जो भी मेटल होगा उसको कोरोड कर देगा। उसके लिए उस पर बहुत अच्छा खासा पेंट भी किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ की बात करते हुए प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने कई सारे पॉइंट्स अपने रखे कि जब से जो गवर्नमेंट आई है, तब से लास्ट 10 ईयर्स में बहुत सारा इस पे काम हुआ है। जैसे कि बहुत सारी न्यू रेलवे कनेक्टिविटी, रोड, पोर्ट, एयरपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, पाइप वाटर, गैस सप्लाई वगैरह, इन पे अच्छा खासा काम हुआ है। अदर सिग्निफिकेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो वो है चेनाब रेल ब्रिज। ये भी हमने बनाया था। ये कहाँ पर है? चेनाब रिवर के ऊपर है, जम्मू कश्मीर में। वर्ल्ड में वन ऑफ द हाईएस्ट है इन द वर्ल्ड। ये बहुत ज़्यादा इसकी ऊँचाई है। वहीं पर गवर्नमेंट ने अटल सेतु बनाया, जो कि मुंबई में है। लॉन्गेस्ट सी ब्रिज है ये भी इंडिया का। नेक्स्ट बनाया बोगीबील ब्रिज, जो कि लॉन्गेस्ट रेल कम रोड ब्रिज है, और ये ब्रह्मपुत्र रिवर असम में है। मीन्स ब्रह्मपुत्र रिवर जिसे ये है, तो इसको एक साइड से दूसरी ओर ये कनेक्ट करता है। नाम है इसका बोगी बील ब्रिज। नेक्स्ट है पंबन ब्रिज, जो कि अभी इसका है, उन्होंने इनॉग्रेशन कर दिया। एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें, तो बहुत सारे फ्रेट कॉरिडोर कंट्री को जो है डेडिकेट किए जा सके हैं। बुलेट ट्रेन पर काम चल ही रहा है, बहुत सारी नई ट्रेन चलाई गई है, वंदे भारत, अमृत भारत, नमो भारत, और भी कई सारी। पीएम का व्यू अगर हम बात करें, तो रीजनल कनेक्टिविटी पर उन्होंने ये कहा कि ये स्ट्रॉन्गर पाथ टू अ डेवलप्ड नेशन। अगर कनेक्टिविटी अच्छी होती है, तो कंट्री डेवलप्ड भी हो जाता है। और उसके बाद फिर वो रामनवमी पर वहां पर जो टेम्पल था, उसमें भी गए। नेक्स्ट हमारे पास में टॉपिक है, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। वो है जजेस असेट डिस्क्लोजर इन हाई कोर्ट। जब से दिल्ली हाई कोर्ट
दिल्ली हाई कोर्ट के जज थे, उनके घर में बहुत सारा कैश मिला। अब इस कैश को मिलने के बाद जुडिशरी जो है वो काफी लाइमलाइट में आई कि भाई जो जजेस हैं उन वो लोग जो है ऐसा अगर कैश वगैरह मिल रहा है तो लोगों का, मीडिया का या जो भी एक्सपर्ट्स हैं उनका ये मानना है कि इंडिया में जो जुडिशरी है उसमें भी स्पेशली जो जजेस हैं क्या वो करप्ट है या फिर वो पैसा वैसा तो नहीं लेते इस कैश कांड की वजह से। बात ये आई कि अगर कोई भी जजेस ठीक है अपनी सैलरी के अलावा अगर कहीं से उनके पास में मनी आता है तो जो एक्स्ट्रा मनी आएगा वही तो क्या करेगा, जो है बहुत सारी प्रॉपर्टीज वगैरह परचेज कर पाएंगे जजेस, है ना? बहुत सारा अपना उनके बच्चे वगैरह उन सबके पास में बहुत सारी प्रॉपर्टी होगी। तो इसके पीछे लॉजिक ये है कि जैसे गवर्नमेंट के ऑफिसर्स की प्रॉपर्टी को डिक्लेयर करने के लिए गवर्नमेंट ने पोर्टल बना दिया है कि बताओ भाई आप गवर्नमेंट के इस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, आपके पास में टोटल कितनी प्रॉपर्टी है, मीन्स आपके पास में लैंड कितनी है, कोई फ्लैट है, मकान है, वो कहाँ-कहाँ पे है, कितने हैं, कितने रुपए के हैं, कितनी आपके पास में कार्स हैं, कितनी ज्वेलरी है, ये सब आपको उस पोर्टल पे बताना होगा। तो बात ये आई कि क्या जो जजेस हैं, वो अबव द लॉ हैं? भाई ये भी तो लॉ के अंदर ही आते हैं। तो बात ये आई कि जजेस को भी अपनी जो प्रॉपर्टी है, उसको जो है पब्लिक में लाना चाहिए कि हमारे पास में इतनी प्रॉपर्टी है। तो लोगों को, गवर्नमेंट को ये पता चले कि इस जज की सैलरी सपोज करो 100 रुपीज़ है, तो उसके पास में 100 करोड़ रुपीज़ कहाँ से आ गए? इसका मतलब कहीं न कहीं से कोई रिश्वत वगैरह ली होगी, करप्शन किया होगा। तो आउट ऑफ 769 जजेस, टोटल इंडिया में 25 हाई कोर्ट्स हैं, उनमें से टोटल जजेस हैं 769। तो अभी तक ओनली 95 जजेस मीन्स 12.35% जजेस ने अपनी प्रॉपर्टी को डिस्क्लोज किया है कि उनके पास में कितनी असेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज हैं। ऑफिस की वेबसाइट पर ये उन्होंने डिस्क्लोज किया है। इश्यू का अटेंशन मैंने आपको बता ही दिया कि वो कैश कांड की वजह से। सुप्रीम कोर्ट में इस पर चर्चा हुई। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि भाई इसमें बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी की रिक्वायरमेंट है। कैसे? All the 33 serving Supreme Court judges have agreed to make their asset declarations public on Supreme Court's official website. तो एटलीस्ट सुप्रीम कोर्ट के जज साहब तो इस बात के लिए रेडी हो गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेस अपने असेट्स और लायबिलिटी को कहाँ कर देंगे, डाल देंगे सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर। अब इसका इन्होंने एक डेटा दिया है कि क्या मीन्स ऐसा भी है कि जो जजेस हैं वो किसी एक हाई कोर्ट के जजेस हैं ज्यादा ईमानदार हैं, तो इसके लिए ऐसे इससे रिलेवेंट एक डेटा दिया है। तो बाकी ईमानदार कौन है नहीं है उस सब से तो बात की बात है, लेकिन पहले एक डेटा हम देख लेते हैं। केरला हाई कोर्ट जो है उसमें टोटल 44 जजेस हैं, जिसमें से 41 जजेस ने अपनी प्रॉपर्टी को अपनी वेबसाइट पर डाल रखा है कि भाई हमारे पास में इतनी प्रॉपर्टी। सेकंड नंबर पर आता है हिमाचल प्रदेश, उसमें 12 में से 11 जजेस ने अपनी पूरी प्रॉपर्टी की डिटेल डाल रखी है वेबसाइट पर। उसके बाद छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट है, वहां 16 में से केवल एक जज ऐसे हैं जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टी को जो है डिटेल को शो किया है कि मेरे पास इतने करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है। मद्रास हाई कोर्ट में देखो 65 जजेस हैं, लेकिन ओनली 5 जजेस हैज डिस्क्लोज्ड देयर असेट्स। दिल्ली हाई कोर्ट 7 जजेस ने डिस्क्लोज किया है, जबकि वहां पर 38 जजेस हैं। तो ये रेशियो काफी कम है। दूसरा 2018 की अगर हम बात करें तो वहाँ 29 आउट ऑफ 35 जजेस ने डिस्क्लोज किया था अपनी प्रॉपर्टी को, लेकिन अब जजेस नहीं कर रहे। हिस्टोरिक डिस्क्लोजर्स इन दिल्ली हाई कोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट आर्काइव्स शो असेट डिस्क्लोजर्स फ्रॉम 64 फॉर्मर जजेस। अब तक जितने भी जजेस में से 64 ने अपनी असेट को डिक्लेयर कर दिया है कि मेरे पास इतना असेट्स है। रिसेंट डेवलपमेंट्स की अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस का ये कहना है कि 30 आउट ऑफ 33 सर्विंग जजेस इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना हैव ऑलरेडी सबमिटेड देयर असेट डिक्लेरेशंस ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट पर वो डाल चुके हैं। ड्यूरिंग अ मीटिंग ऑन 1 अप्रैल 2025 33 जजेस इस बात पर एग्री हुए कि मेक देयर असेट्स पब्लिक, with disclosures expected
वंस टेक्निकल प्रोसेस आर सॉर्टेड। तो टेक्निकल प्रोसेस अगर सॉल्व हो जाती है तो उसके बाद मीन्स सुप्रीम कोर्ट के जजेस एटलीस्ट इस बात के लिए रेडी हैं, एग्री हैं कि जजेस की जो प्रॉपर्टीज हैं, असेट्स हैं, उनकी वैल्यू को ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड किया जाना चाहिए। अब बात आती है पुश फॉर रिफॉर्म्स की कि जब जजेस के घर में अगर सैलरी मिल रही है ना? तो इसका सीधा-सा मतलब जाता है जजेस के घर में अगर इतना सारा कैश मिल रहा है, तो सीधी-सी बात ये निकल कर के आती है कि कहीं न कहीं उनके पास में पैसा किसी दूसरी जगह से आया होगा। इस पर पार्लियामेंट की एक स्टैंडिंग कमेटी बनी थी 2023 में। उसने कॉल किया कि ऑल लॉ रिक्वायरिंग ऑल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जजेस टू डिक्लेयर देयर असेट्स एनुअली। तो बोला एक लॉ लेकर के आ जाए पार्लियामेंट में और ये कहा जाए उस लॉ में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस अपनी सारी प्रॉपर्टी का जो वैल्यू है वो शो करेंगे वेबसाइट पर। द रिपोर्ट आर्ग्यूड दैट पब्लिक ऑफिशियल्स इंक्लूडिंग जजेस should be required to disclose their assets just like candidates running for election। बहुत बड़ी बात उन्होंने कह दी कि जैसे जब भी कोई भी कैंडिडेट इलेक्शंस के लिए पार्टिसिपेट करना चाहता है, इलेक्शंस में कंटेस्ट करना चाहता है, तो उसे फॉर्म फिल करवाया जाता है और उस फॉर्म के साथ में आपको अपनी टोटल असेट्स, आपकी लायबिलिटीज, कितने बच्चे हैं, कहाँ-कहाँ कौन-सी कितनी प्रॉपर्टी है, ये सारी डिटेल्स फिल करनी होती हैं इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने से पहले। तो ये कहना है कि वैसे ही जजेस की भी प्रॉपर्टी को भाई शो किया जाए, जिससे कि लोगों को पता रहे कि जजेस के पास में कितनी प्रॉपर्टी है। ऐसा तो नहीं कि जजेस के पास में इनकम कहीं जो है इल्लीगल सोर्सेस से आ रही हो, या वो जिसको हम आप ब्राइबरी कह सकते हैं या अदर सोर्सेस से कह सकते हैं। So guys, this was for today. We will meet again in another session with another topic. So तब तक के लिए bye bye. Take care. Thank you very much.